तो ये बताया है द डोमेन ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग, द सीयर, द डूअर एंड एंजॉयर, दैट इज द एक्सपीरियंसर। इसको एग्जामिन करना है। कुल मिला के जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेल्फ को हम सीयर, डूअर, एंजॉयर की फॉर्म में देख पा रहे हैं, तो एनालाइज करो, है ना। खुद से ही जांचना है, एनालाइज करना है कि सेल्फ सीयर है या नहीं है, डूअर है या नहीं है, एंजॉयर है या नहीं है, कि सीयर, डूअर, एंजॉयर ये सेल्फ है या बॉडी है। इस बात को एनालाइज करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, तो उन पॉइंट्स के आधार पर इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई भी करेंगे। ठीक है। तो सेकेंडरी तक हमने ये पढ़ा था, ये बात वहाँ ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं सेकेंडरी में, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है ना। ये बात हमने वहाँ पढ़ी थी सेकेंडरी में। और जिसमें सेल्फ क्या है, सेल्फ सीयर है, सेल्फ डूअर है, सेल्फ एंजॉयर है। अर्थात सेल्फ दृष्टा है, दृष्टा का मतलब देखने वाला, सीयर है ना। सेल्फ करता है, करता का मतलब डूअर है ना। और सेल्फ जो है भोगता है, भोगता का मतलब सुख दुख को भोगने वाला, अर्थात एंजॉयर या एक्सपीरियंसर, जो सुख दुख को अनुभव करे। ये बात वहाँ बताई गई थी। अब इसी बात को हम और जो डीपली यहाँ इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो सीयर का मतलब क्या है? सीयर का मतलब देखने वाला। तो जैसे हमें लगता है कि आंखें देख रही हैं, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आंख केवल इंफॉर्मेशन, जो बाहरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अंदर लेके जा रही है ना, ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है सेल्फ में। असली देखने वाला क्या है? सेल्फ है। जो भी मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं उसको कंक्लूड करना कि ये फला ऑब्जेक्ट है ना, ये काम कौन कर रहा है? सेल्फ कर रहा है। ठीक है। आइस के द्वारा केवल इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। एक तो ये बात हुई, है ना। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि आप बैठे हैं और आपका सेल्फ इंगेज है, विचारों की बहुत उथल पुथल है। आपके सामने एक बर्तन में कुछ खाने पीने की चीज रखी हुई है, मान लिया दूध रखा हुआ है, चाय रखी हुई है ना। आंखें तो आपकी खुली हुई हैं, सेल्फ आपका बहुत व्यस्त है, इंगेज है, विचारों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ सोच रहे हैं आप, विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी है ना। और चाय में मक्खी गिर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, और जबकि आपकी आंखें खुली हुई हैं, है ना। तो आंखें खुली हुई है तो मक्खी को हमें देख लेना चाहिए था, है ना। हमारे सामने से कई सारे लोग गुजर जाते हैं, ठीक है, हमसे कुछ बोल भी देते हैं वो कि कहाँ खोई हो भाई, हम उस बात को भी नहीं सुन पाते, है ना, क्योंकि सेल्फ बहुत व्यस्त है। तो जो भी इंफॉर्मेशन संवेदना के रूप में, है ना, हम जिसका इनपुट ले रहे हैं तो उसको भी हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली उसको हम एंटरटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेल्फ व्यस्त है, सेल्फ इंगेज है ना। जबकि हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुला है, तो हम क्यों देख नहीं पा रहे कि चाय में मक्खी गिर गई है? क्योंकि असली देखने वाला कौन है? सेल्फ है। आइस तो मात्र सूचना अंदर तक पहुंचा रही है ना। अब ये सेल्फ है, वो देखने वाला है। अब सेल्फ आपका व्यस्त है ना, तो मक्खी गिर गई कोई बात नहीं। अब सेल्फ उस इंफॉर्मेशन को एंटरटेन ही नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्फ क्या है? इंगेज है, व्यस्त है। तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंसी ऑर्गन के द्वारा, आंखों के द्वारा या कान के द्वारा अंदर पहुंच रही है, अभी सेल्फ उस इंफॉर्मेशन को एंटरटेन ही नहीं कर रहा, एड्रेस ही नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है, क्योंकि सेल्फ व्यस्त है। मेरे विचारों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, उथल पुथल मची हुई है थॉट्स में, और सेल्फ वहां व्यस्त है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, एक वो वेटिंग में लग गई, क्यू में लग गई, है ना। तो आंखों को अगर देखना होता तो आंखें देख लेती, कानों को सुनना होता तो कान सुन लेते, लेकिन ये देखने वाला, सुनने वाला कुछ और है ना, जो कि आंख और कान खुले होने के बावजूद भी ना तो मक्खी चाय में गिरी, दूध में गिरी उसको देख पा रहा है, और किसी ने मुझे कुछ आवाज लगाई ना उसे सुन पा रहा है। तो देखने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? सेल्फ है। ठीक है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं, है ना। तो इस बात को कौन देखेगा? आपका शरीर नहीं देखेगा, इस बात को आपका सेल्फ देखेगा। बात समझ रहे हो ना?
आपकी क्या डिजायर्स हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना, क्या आपकी बेसिक एस्पिरेशन है। इन बातों को कौन देख रहा है, इन बातों को कौन समझ रहा है, इनको सेल्फ समझ रहा है ना। तो आंखें इन चीज को नहीं देखती। आपके अंदर आपके परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में कैसा भाव है, संबंध का भाव है, विरोध का भाव है, इस भाव को आपकी आंखें नहीं देखेंगी। इस भाव को कौन देखेगा, कौन समझेगा, सेल्फ। आपके सेल्फ में आपके दोस्त के प्रति भाव संबंध का है कि विरोध का है, हिंसा का भाव है या अहिंसा का भाव है, सम्मान का भाव है या अपमान का भाव है। इन सब बातों को समझने वाला शरीर नहीं है, इन बातों को समझने वाला कौन है, सेल्फ है। ये बातें बताई गई है। तो आपकी डिजायर्स को देखना, आपके थॉट्स को देखना, आपकी एक्सपेक्टेशंस को देखना, जो थॉट्स मुझ में चल रहे हैं वो सही के अर्थ में है या नहीं, इस बात को भी समझना, इस बात को भी देखना, है ना। तो ये कौन देखने वाला है, सेल्फ है। शरीर केवल भाव को एक्सप्रेस करने का माध्यम है, कि जो भाव मुझे बने हुए हैं, है ना, दूसरे के प्रति या स्वयं के प्रति, तो जब मैं उन्हें एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो शरीर को माध्यम के रूप में यूज करता हूं। बात समझ रहे हैं। तो जो भी मेरे अंदर चल रहा है ना, या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, उसको कंक्लूड करके एक निष्कर्ष से पहुंचना, है ना, ये सब काम कौन कर रहा है, सेल्फ कर रहा है। इसलिए कहा है कि सेल्फ इज सीयर। तो सीयर का मतलब देखने वाला, समझने वाला। एक तो ये बात कही। आपकी इमेजिनेशन, ये वर्ड आपने पढ़ा था सेकेंड ईयर में। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पनाशीलता, अर्थात जो मेरे सेल्फ की एक्टिविटीज हैं, डिजायर, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, है ना, उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इमेजिनेशन। तो मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, उसको भी देखने वाला कौन है, सेल्फ है। ठीक है, उसको समझने वाला कौन है, सेल्फ है। आंखें उसको नहीं देखती। कुल मिला के जो सीयर है वो कौन है, सेल्फ है। सेल्फ सीयर है, देखने वाला है। इसलिए हमने कहा कि सेल्फ दृष्टा है ना। तो जो देखने वाला कौन है, वो दृष्टा है। समझने वाला कौन है, दृष्टा है। एक तो ये बात हुई। अब आगे चलते हैं बेटा। फिर है सेल्फ इज डूअर। डूअर का मतलब करने वाला, है ना। व्हाट टू डू, नॉट टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय भी कौन ले रहा है, सेल्फ ले रहा है। जैसे मुझे सामने वाले का सम्मान करना है कि अपमान करना है, मुझे सामने वाले से हाथ मिलाना है या सामने वाले को धक्का देना है ना। ये निर्णय भी गहरे अर्थों में कौन ले रहा है, सेल्फ ले रहा है। तो जो डिसीजन मेकर है ना, वो कौन है, सेल्फ है। शरीर निर्णय नहीं लेता, शरीर अपने तरफ से कुछ नहीं करता है जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शन ना मिले सेल्फ से। इसलिए प्रस्ताव रूप में बात रखी गई है कि सेल्फ जो है ना, वो डिसीजन मेकर है, वो निर्णय लेने वाला है ना। और बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है विच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ, विच परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ, वो सेल्फ के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करती है। तो सेल्फ इज डूअर, सेल्फ इज डिसीजन मेकर, है ना, निर्णय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला, क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का निर्णय लेने वाला। जैसे मान लिया कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, है ना, विपत्ति में फंस गए आप, एकदम से कोई सडन आप पे विपत्ति आ गई, उस समय क्या करना है, आपको लड़ना है, फाइट करनी है ना, या फ्लाइट, या आपको भाग जाना है, या फ्राइट, या डर के वहीं बैठ जाना है ना। जैसे मान लिया आप अंधेरे में नहीं जा रहे हो, एकदम से कोई अचानक से कोई आप पे हमला कर दे, या कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो उस समय कुछ लोग क्या करते हैं, कभी इस बात को आप नोटिस करना और इस बात को आप ध्यान से देखना कि जब ऐसा कोई समय आता है ना, तो कुछ लोग की चीख निकल जाती है, वो चीख पड़ते हैं भयभीत होकर, है ना। कुछ लोग जो है आक्रामक हो जाते हैं कि उन पर कोई अटैक करते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं। फिर सामने चाहे कोई अपना परिचित क्यों ना हो, वो इस बात को तो वो बाद में रियलाइज करेंगे कि मैंने अपने परिचित को हिट कर दिया, पर वो भय के समय, विपत्ति के समय आक्रामक हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कुछ लोग की चीख निकल जाती है, और कुछ लोग जो है भय के आने पर, आपत्ति के आने पर बिल्कुल भाग लेते हैं, वहां से तीर हो जाते हैं, हवा एकदम अभी यहाँ थे और दूसरी पल बहुत दूर निकल गए, भाग गए वहां से, है ना। तो ये निर्णय भी कौन ले रहा है कि शरीर को की चीख निकलनी है, वहीं बैठना है, या लड़ना है या भागना है, फाइट करनी है या फ्लाइट भाग जाना है, या फ्राइट डर के वहीं बैठ जाना है। ये निर्णय भी कौन ले रहा है, सेल्फ ले रहा है। और फिर सेल्फ वैसी इंस्ट्रक्शंस बॉडी को देता है और बॉडी वैसे ही परफॉर्म करती है ना। तो इसलिए फिर कहा है सेल्फ टेक डिसीजंस
एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू बॉडी, एंड देयरफॉर बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ। बॉडी वैसे परफॉर्म करती है जैसी इंस्ट्रक्शंस उसको सेल्फ से मिलती हैं। ठीक है बेटा, ये बातें बताई गई है। अब हम आगे चलते हैं, जो तीसरा पार्ट है उसको देख लेते हैं इसके। सेल्फ इज एक्सपीरियंसियर अर्थात एंजॉयर। सुख दुख को भोगने वाला, सुख दुख का आनंद लेने वाला भी कौन है? सेल्फ है। ठीक है, हमारे जीवन में सुख आता है या संवेदनाओं से मिलने वाला सुख है, उसका भी आनंद लेने वाला कौन है? सेल्फ है। जीवन में दुख है ना, विचारों में दुख है, उस दुख को भी भोगने वाला कौन है? उसका अनुभव करने वाला कौन है? सेल्फ है। ठीक है, आपके सामने कोई सीनरी है, कोई पिक्चर है, कोई पेंटिंग है ना, उस पेंटिंग को आप देखते हो और मन ही मन आनंदित होते हो, है ना। हमें लग रहा है कि जो हमारी आंखें उसको देख रही हैं, तो आंखों से तो केवल उस जो पेंटिंग है उसका जो कंटेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन अंदर पहुंच रही है, और उस पेंटिंग को देख के मुझे हैप्पी होना है, अनहैप्पी होना है ना, या उसे इग्नोर करना है, उसके प्रति न्यूट्रल बना रहना है ना। ये कौन कर रहा है? ये सेल्फ कर रहा है ना। कभी आप ध्यान से देखो, मैं मान लिया क्लास के अंदर एक पेंटिंग टांग दी, वहां क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स क्लास में है ना। तो उस 30 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पेंटिंग को देख के बहुत खुश होंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि जिसने पेंटिंग बनाई बड़ी अच्छी बनाई, बहुत बढ़िया पेंटिंग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उस पेंटिंग को देख के इग्नोर कर देंगे, है ना तो मतलब वो हैप्पी होंगे ना अनहैप्पी होंगे, इग्नोर कर देंगे कि ठीक है पेंटिंग है, सही है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पेंटिंग में कुछ कमियां निकालेंगे, है ना, उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, तो अगर आंखों को ही देखना होता या शरीर को ही आनंद लेना होता, तो जो ये पेंटिंग की इंफॉर्मेशन तो सब तक समान रूप से पहुंच रही है, तो फिर सभी आनंद लेते, या फिर सभी इग्नोर कर देते, या सभी उसकी क्रिटिसाइज करते। तो ऐसा नहीं है, ये कोई है ना जो ये काम कर रहा है, वो सेल्फ है। जिन बच्चों ने अपने जीवन में पेंटिंग को स्थान दिया, पेंटिंग के प्रति उनका कोई इंक्लिनेशन, झुकाव रहा होगा, है ना, तो वो बच्चे पेंटिंग को देख के आनंदित होंगे, कहेंगे बहुत अच्छी पेंटिंग है, देखो भाई पूरा प्राकृतिक नजारा है, प्रकृति की पूरा दृश्य जो है इस चित्र के द्वारा दिखा दिया गया है, वो बड़े खुश होंगे। जिन बच्चों ने पेंटिंग को जीवन में स्थान नहीं दिया, वो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं पेंटिंग को, है ना। तो ना वो उसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ है ना निगेटिव पार्ट की तरफ है, उन न्यूट्रल है कि है बस ठीक है, सामने टंगी है, कोई दिक्कत है ना वो चर्चा करे पेंटिंग के मेरिट्स पे ना डीमेरिट्स पे, है ना, इस तरीके से। तो ये जो उस पेंटिंग को देख के सुख लेने वाला है ना, या उस पेंटिंग को देख के इग्नोर करने वाला, ये कौन है? सेल्फ है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप भोजन करते हैं, तो जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो खाने का स्वाद है उसकी इंफॉर्मेशन टेस्ट बड के द्वारा सेल्फ तक पहुंचती है ना। बात समझ रहे हैं? तो उस स्वादिष्ट खाने का आनंद कौन लेता है? सेल्फ। और फिर कहता है भाई वाह भोजन करा, आनंद आ गया, बहुत स्वादिष्ट खाना था, है ना। अब अगर ऐसा हो कि उस स्वादिष्ट खाने की इंफॉर्मेशन सेल्फ तक ना पहुंचे, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्दी जुकाम है, सीवियर कॉमन कोल्ड आपको है, तो जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ होती है तो जो हमारे ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, घ्राण पिंड जो सूंघने का काम करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी कुछ कम हो जाती है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते जुकाम की वजह से, सर्दी की वजह से। तो जो खाना आपने 6 दिन पहले खाया था, है ना, और आपने उसको स्वादिष्ट बताया था, अगर वैसा ही खाना, है ना, दोबारा बने और आपको खिलाया जाए जब आपको सर्दी जुकाम है, बात समझ रहे हैं, तो आपको खाने की जो स्वाद है ना, उसको आप आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो आपके टेस्ट बड हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच रही सेल्फ तक, है ना। बात समझ रहे हैं? उनकी फंक्शनलिटी कम है, वो सोचते हैं सेल्फ तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। जबकि खाने में स्वाद उतना ही है, खाने में स्वाद उतना ही है जितना 6 दिन पहले था। तो अगर कोई बॉडी पार्ट्स ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन सेल्फ तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो फिर सेल्फ आनंद नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि सब फीका फीका सा लग रहा है ना। और जब फिर खाना उतने स्वादिष्ट है,
वही नमक है, वही मिर्च है, वही मीठा है, वही खट्टा है, जो भी है, जिस अनुपात से खाना बनाया गया था 6 दिन पहले, है ना, उसी अनुपात से खाना दोबारा बनाया गया, उसी प्रोपोर्शन में खाना उतने स्वादिष्ट है। लेकिन हमारे ओल्फैक्टरी लोब्स के फंक्शनैलिटी रिड्यूस होने की वजह से, कम होने की वजह से वो इन्फॉर्मेशन सेल तक नहीं पहुंच रही, उस तक नहीं पहुंची जिसको आनंद लेना है ना। तो फिर वो आनंद नहीं ले पा रहा खाने का, इसलिए ऐसे समय आपको खाना कैसा लगता है, फीका लगता है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए सेल्फ क्या है, संवेदनाओं का जो सुख है ना, उसको अनुभव करने वाला है, जो दुख है उसको भी अनुभव करने वाला है। तो सुख दुख को भोगने वाला, सुख दुख को अनुभव करने वाला कौन है, सेल्फ है। तो इसलिए कहा सेल्फ इज सीयर, सेल्फ इज डूअर एंड सेल्फ इज एंजॉयर। तो यहां देखिए डायग्राम देखो, इसमें आपको विजिबल होगा डायग्राम, है ना। बताइए विजिबल है बेटा बच्चों? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। तो इसमें क्या डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक सेकंड, सेल्फ क्या है, कॉन्शियस यूनिट है ना। कॉन्शियस यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें जानने की क्रिया होती है, मानने की क्रिया होती है, नोइंग और एज्यूमिंग की क्रियाएं जिसमें चलती है ना, उसको हम कॉन्शियस बोलते हैं। जिसमें जानने की पोटेंशियल है, मानने का भी पोटेंशियल है ना। इसके साथ पहचानना और निर्वाह करना, ये सब बातें सेकेंडरी पढ़ाई थी। तो नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, जिसमें ये चारों पोटेंशियल है ना, चारों की कैपेसिटी है, उसको कॉन्शियस बोलते हैं। बॉडी क्या है, ये मटेरियल है, इसमें केवल पहचानना निर्वाह करना होता है। ये बात भी सेकेंडरी में बताई गई थी। तो अब इन दोनों के डिफरेंस को हम देखते हैं और फिर अल्टीमेट जो है हम इस निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि सेल्फ सीयर डूअर एंजॉयर है। तो सेल्फ के बारे में पॉइंट्स है, आई एम, है ना, सेल्फ मैं हूं, मैं का मतलब सेल्फ, उधर बॉडी है, और मानव क्या है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। तो बॉडी के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो सेल्फ तक पहुंचती है। तो हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो जो स्टिमुलस को, है ना, बाहर से इनपुट को रिसीव करते हैं और फिर वो उसको सेल्फ तक पहुंचाते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी ऑर्गन, इट गोज टू सेल्फ, ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन से सेल्फ तक पहुंचेगी। ठीक है, अब सेल्फ उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, प्रोसेस करता है और फिर इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को, और बॉडी वैसे ही परफॉर्म करती है ना। ये बात यहां इसमें बताई गई है। ठीक है, तो सेल्फ के उसमें देखते हैं। तो आई एम, मैं हूं, तो उधर बॉडी है ना। आई वॉन्ट टू लिव, सेल्फ की चाहना क्या है ना, सेल्फ की डिजायर देखें, एस्पिरेशन देखें, तो मैं जीना चाहता हूं, है ना। तो आई वॉन्ट टू लिव, मैं कैसे जीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिव विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस, मैं निरंतर सुख के साथ जीना चाहता हूं, ये सेल्फ की चाहना है। ठीक है, और निरंतर सुख जीने के लिए माई बॉडी इज यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट। जिस शरीर के साथ, जिस बॉडी के साथ मैं एसोसिएट हूं, है ना, जुड़ा हुआ हूं, मैं उस बॉडी को एक यंत्र के रूप में यूज करता हूं। बात समझ रहे हो? ये है। तो आई वॉन्ट टू लिव विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस, ये सेल्फ की बेसिक एस्पिरेशन है, ये सेल्फ की चाहना है, ये हम सबकी इंटेंशन भी है कि वी वॉन्ट टू लिव विद कंटिन्यूस हैप्पीनेस, वी वॉन्ट टू लिव विद कंटिन्यूस प्रोस्पेरिटी। तो संसार का प्रत्येक मानव निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है। ये प्रत्येक मानव की क्या है, बेसिक एस्पिरेशन है। ठीक है, इधर देखते हैं बॉडी वाले पार्ट में। फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूज ऑफ द बॉडी। तो चूंकि मैं शरीर को एक यंत्र के रूप में यूज कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहा हूं, तो इस इंस्ट्रूमेंट को स्वस्थ रखना जो है मेरी जिम्मेदारी है ना। जैसे आप एक बाइक यूज करते हो, बाइक का आप यूज कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बाइक को आप दुरुस्त रखो, उसकी रिपेयर कराओ, उसकी सर्विस कराओ, उसको सही हाल में रखो, ताकि आप उस बाइक का यूज कर पाओ। तो चूंकि सेल्फ बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहा है, तो इस यंत्र को, इस मशीनरी को दुरुस्त रखना, है ना, फिट रखना, स्वस्थ रखना सेल्फ की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ये शरीर को, यंत्र को हम स्वस्थ कैसे रखेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाओं के द्वारा।
जो सुविधाओं के यहाँ 3 उपयोग देखने को मिलते हैं शरीर के लिए। पहला है नर्चरिंग, कि सुविधाओं को हम यूज करते हैं बॉडी को नर्चर करने के लिए, अर्थात बॉडी का पोषण करने के लिए। ठीक है, ये सुविधाओं का पहला उपयोग हुआ शरीर के लिए। दूसरा है प्रोटेक्शन। सुविधाओं को हम यूज करते हैं, कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम आती हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं या हम मकान में रहते हैं, तो कपड़ा पहनना और मकान में रहना, ये दोनों सुविधाएं हमारे शरीर को बचाती हैं। किससे बचा रही है हमारे शरीर को? गर्मी से, सर्दी से, मक्खी से, मच्छर से, बरसात से, कीड़े मकोड़ों से, है ना, धूप से, और जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन सब से। तो फिर मौसम के अनुसार हम कपड़े जो है उसका चयन करते हैं, पहनते हैं। तो जो क्लोथ्स हैं दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, इसलिए हम कपड़ा पहनते हैं। तो ये सुविधाओं का दूसरा उपयोग हुआ, शरीर को बचाना, शरीर का संरक्षण करना। अब तीसरा है सुविधाओं का यूज, राइट यूज ऑफ बॉडी। कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा मैं अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ा पाता हूं और अपने शरीर का सदुपयोग कर पाता हूं। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे लंबे समय तक स्पीच देनी है ना, और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक सेमिनार हॉल है या ऑडिटोरियम है, उसमें 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वहां 2 तरीका है, या तो मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी यंत्र के मैं ऐसे बोलना शुरू करूं, है ना, और इतना तेज बोलूं कि जो आखिरी तक बच्चा बैठा हुआ है लास्ट रो में वो मेरी आवाज सुन ले। लेकिन ऐसा मैं लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लाउड बोलने से, ज्यादा तेज बोलने से जो मेरा बॉडी है ना, इट विल बी एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। मेरा गला जो है वो काम करना बंद कर देगा, मेरे वोकल कॉर्ड जो थक जाएंगे, है ना, मेरी आवाज फटने लगेगी, गले में दर्द होने लगेगा। तो इसलिए मैंने माइक का यूज किया। तो माइक ने क्या करा, माइक ने मेरी साउंड को, मेरी आवाज को एम्पलीफाई किया और सराउंडिंग में रिलीज करा। तो अब मुझे ज्यादा तेज नहीं बोलना पड़ेगा, मैं आराम से बोलता रहूंगा। जो नॉर्मल टॉक हम करते हैं, है ना, उतने डेसिबल पे मैं बोलता रहूंगा और माइक मेरी आवाज को एम्पलीफाई करके सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। और जो आखिर तक बच्चे बैठे हुए हैं लास्ट रो में भी, वो भी, है ना, मेरी बात को सुन पाएंगे। तो माइक के द्वारा मैंने अपने शरीर का सदुपयोग करा। तो ये तो एक एग्जाम्पल माइक का हुआ। ऐसे बहुत और डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं, जिनके द्वारा हम अपने शरीर का सदुपयोग करते हैं। तो कुल मिला के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुविधाओं को हमें 3 रूप में यहाँ उनका उपयोग देखने को मिलता है। तो फिजिकल फैसिलिटी इज फॉर नर्सिंग द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। इट इज फॉर प्रोटेक्शन द बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। एंड थर्ड पॉइंट, with the help of physical facility I make right use of my body, मैं अपने शरीर का सदुपयोग कर पाता हूं। फिर 3 बात यहां समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। टू अंडरस्टैंड, सेल्फ वाले कॉलम में आते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हार्मोनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ माई बीइंग फ्रॉम सेल्फ टू एंटायर एग्जिस्टेंस इज माई प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। जैसे कि इस पॉइंट से, जो पहला पॉइंट था प्रीवियस पॉइंट, उसमें बताया गया है सेल्फ की चाहना क्या है, डिजायर क्या है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की, निरंतर सुख की चाहना है ना। तो ये निरंतर सुख मुझ में कब इंश्योर होगा, उसका क्या प्रोग्राम है। तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरा जीना कितने स्तर पर हो रहा है, मेरी लाइफ का जो एक्सपेंशन है, फैलाव है, वो कितने लेवल्स पर हो रहा है। तो ये बात सेकेंडरी में बताई गई थी। लाइफ का जो हमारा एक्सपेंशन है वो 4 लेवल पर हो रहा है बेटा, है ना। वो 4 लेवल कौन से हैं? इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। इन 4 लेवल्स पर मेरी लाइफ का एक्सपेंशन है। ठीक है, कहने का मतलब सेल्फ से लेकर एग्जिस्टेंस तक, है ना, नेचर और एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ अर्थात इंडिविजुअल, देन फैमिली परिवार, देन सोसाइटी समाज, एंड देन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो सेल्फ से लेकर एग्जिस्टेंस तक जो मेरे जीने का फैलाव है ना, उसको मुझे समझना पड़ेगा। इन हर लेवल्स पर जो हार्मनी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के प्रोविजन को, उस नियम को समझना पड़ेगा, है ना, और उसी आधार पर जीना पड़ेगा। तो अगर मैं चारों लेवल पर हार्मनी के प्रोविजन को समझकर वैसा ही जी पाता हूं, तो दिस इज द प्रोग्राम टू एंश्योर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। यही प्रोग्राम है निरंतर सुख एंश्योर करने का। ऐसा प्रस्ताव रूप में, यहाँ प्रपोजल के फॉर्म में ये बात बताई गई है। इसलिए एवरी स्टेटमेंट इज ए प्रपोजल। ठीक है, ये है। अब बॉडी वाले पार्ट में देखते हैं। क्योंकि मुझे सुविधाओं की आवश्यकता है ना, तो फिर मुझे सुविधाओं को
प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सुविधाओं का प्रोडक्शन करना पड़ेगा और सुविधाओं का सदुपयोग करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सुविधाओं के साथ क्या करना है हमें, क्योंकि बॉडी को किसकी नीड है, सुविधाओं की, फिजिकल फैसिलिटी की, है ना। तो इसलिए बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए मुझे सुविधाओं को प्रोड्यूस करना है सस्टेनेबल वे में, है ना, इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली वे में, है ना। सुविधाओं का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, और सुविधाओं का क्या करना है, सदुपयोग करना है, ठीक है। ये है, जैसे कोई सुविधा है तो ऐसा नहीं कि उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे बच्चे खाना खाते हैं, मैस में मैं देखता हूँ, तो बच्चे ने थाली ली, है ना, थाली लेने के बाद में उसने खूब सारा खाना थाली में रख लिया, ठीक है, चावल रख लिए, 4-5 रोटी रख ली, सब्जी रख ली, दाल सलाद सब ले लिया। अब बच्चा खाना खाने बैठ गया। जैसे ही बच्चे ने पहला निवाला तोड़ा, खाया, और उसने पाया कि भाई मिर्च बहुत तेज है, खाने में मिर्च बहुत तेज है, मसाला बहुत तेज है ना, आज खाने में आनंद नहीं आ रहा। उसने एक दो टुकड़ा खाया, आधी रोटी खाई, और पूरी पूरी थाली जो है, जो डस्टबिन है ना, गार्बेज बिन है, उसने वो थाली वहाँ सरका दी। अब बताइए ये क्या है, ये अन्न का सदुपयोग है, दुरुपयोग है, इसको हम जांच सकते हैं, है ना। केवल उठने के आलस्य से कि मैं दोबारा उठना ना पड़े, एक बार लेके बैठ जाऊं, है ना। नहीं तो पहले थोड़ा खाना ले लो, है ना, चख लो, स्वादिष्ट लगे तो फिर दूसरी बार में कुछ ज़्यादा ले आओ, है ना। ये है, अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो हम अन्न का जो है सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं तो जो खाना वेस्ट है उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। तो जिन सुविधाओं के द्वारा मुझे अपने शरीर को नर्चर करना है, जिन सुविधाओं के द्वारा मुझे अपनी शरीर का प्रोटेक्शन करना है, जिन सुविधाओं के द्वारा मुझे अपने शरीर का सदुपयोग करना है, तो उन सुविधाओं को मैं प्रोड्यूस करूंगा, उन सुविधाओं का मैं प्रोटेक्शन करूंगा और उन सुविधाओं का मैं सदुपयोग करूंगा। ये मेरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम भी कौन बना रहा है, सेल्फ बना रहा है, और बॉडी के द्वारा उसे फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बॉडी अपने आप से कोई प्रोग्राम नहीं बनाती। जितनी प्रोग्रामिंग है हमारे जीने से संबंधित, वो कहाँ हो रही है बेटा, सेल्फ में हो रही है। तो इन सब बातों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, और हम कह सकते हैं कि सेल्फ इज सीयर, सेल्फ इज डूअर एंड सेल्फ इज एंजॉयर। सेल्फ दृष्टा है, करता है और भोगता है ना। एंड सेल्फ यूज द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इट्स प्रोग्राम। तो जो सेल्फ का प्रोग्राम है ना, उसको पूरा करने के लिए, ज्ञान समाधान के लिए, स्वयं में सुख और समृद्धि इंश्योर करने के लिए सेल्फ बॉडी को एक यंत्र के रूप में यूज करता है। जैसे ज्ञान समाधान को इंश्योर करने के लिए स्वयं से लेकर अस्तित्व तक को, सेल्फ से लेकर एग्जिस्टेंस तक को समझने के लिए, मान लिया मुझे पुस्तकों का अध्ययन करना है, बुक्स पढ़नी है, तो शरीर को माध्यम के रूप में यूज करना ही पड़ेगा। किताबें उठानी है, किताबें रखनी है ना, उसके लिए बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। किसी गुरु के पास जाना है, विद्वान व्यक्ति के पास जाना है, किसी विद्वान व्यक्ति का ज्ञानी व्यक्ति का सत्संग करना है, तो शरीर के द्वारा ही जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए शरीर जो है वो ज्ञान समाधान मुझ में इंश्योर हो जाए, है ना, जिससे मेरी जो निरंतर सुख की चाहना पूरी हो, निरंतर समृद्धि की चाहना पूरी हो, तो उसके लिए सेल्फ जो है शरीर को एक यंत्र के रूप में, माध्यम के रूप में यूज करता है। और फिर एक जिम्मेदारी सेल्फ को दिखाई पड़ती है बॉडी के प्रति, क्योंकि मैं इस यंत्र को यूज कर रहा हूं, इस यंत्र के द्वारा, यंत्र मतलब बॉडी के द्वारा मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी है, तो फिर मैं इस यंत्र को दुरुस्त रखूं, इसको फिट रखूं, इसको स्वस्थ रखूं। बात समझ रहे हो? तो ये कुल मिला के जो है प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है, सेल्फ कर रहा है। इसलिए हम सेल्फ को सीयर, डूअर, एंजॉयर की फॉर्म में देख पा रहे हैं। बताइए बेटा, यहां तक कोई आपको डाउट है, डिफिकल्टी है तो बताइए, बताओ बेटा, है ना। ये हो गया, इतनी बात मैंने आपसे रखी।